स्टार्ट करते हैं इन्वेंटरीज चैप्टर। इन्वेंटरीज क्या होता है स्नेहा, बताओ तो, व्हाट इज इन्वेंटरीज? बोलो इन्वेंटरी। तो आगे आ जाओ ना, तुम तब पीछे का बैठ। इन्वेंटरीज क्या होता है बोलो? स्टॉक, राइट। तो हम लोग तो फाइनल अकाउंट्स चैप्टर भी जब किए थे तब भी तो हम लोग को पता है इन्वेंटरीज के अंदर क्या आता है, क्या क्या आता है। बोलो बोलो क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल भी आता है और हाँ, रॉ मटेरियल आता है और फिनिश गुड्स आता है और सेमी फिनिश गुड्स आता है, बस यही तो है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल बचेगा, मेरा पास कुछ ना कुछ सेमी फिनिश गुड्स बचेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा फिनिश गुड्स बचेगा। तो दिस ऑल आर क्या? इन्वेंटरीज, स्टॉक, राइट। तो ये मेरा क्या एसेट है, बैलेंस शीट में जाता है ना, राइट। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करें, सीखेंगे कि इन्वेंटरीज का जो तुम्हारा वैल्यूएशन कैसे होता है। मतलब एट ईयर एंड में जो हम लोग का अकाउंट्स क्लोजिंग होता है तो उस टाइम जो ही मेरे पास इन्वेंटरीज रहता है, वो इट इज़ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सेमी फिनिश, वॉट एवर इट इज़, इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। उसको बैलेंस शीट में कैसे हम लोग ट्रीट, बैलेंस शीट में तो पता ही इन्वेंटरीज बोल के आएगा, बट इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो दिया है टॉप करके, ऑब्वियस तुम लोग को भी पता है। अगर हम ट्रेडर है तो मेरा पास ओनली इन्वेंटरीज क्या होगा? फिनिश गुड्स। इफ़ आई एम अ ट्रेडर तो ओनली इन्वेंटरीज मेरा पास क्या होगा? फिनिश गुड्स ही रहेगा। कोई सेमी फिनिश, हम फिनिश गुड्स मार्केट से परचेस करते हैं एंड मार्केट में सेल करते हैं। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो अनसोल्ड स्टॉक रहेगा, दैट इज माई क्लोजिंग स्टॉक, वही मेरा क्या रहेगा? इन्वेंटरीज रहेगा, राइट। बट इफ़ आई एम अ मैन्युफैक्चरर तो तुम्हारा पास क्या आएगा? रॉ मटेरियल आ सकता है। व्हाट इज़ रॉ मटेरियल? पता है, जो रॉ मटेरियल जिससे हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। वर्किंग प्रोग्रेस बाय सेमी फिनिश गुड्स बोलो, फिनिश गुड्स बोलो। स्टोर्स आइटम, स्टोर्स आइटम छोटा छोटा फैक्ट्रीज वगैरह में क्या होता है, बहुत सारा स्टोर्स आइटम परचेस करने पड़ता है। इन्वेंटरीज वो भी तो क्या एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ रहता है, ओके। अब देखो फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ, अब क्वेश्चन यहाँ पे कि इन्वेंटरी जो हम ये उसका कॉस्ट कैसे लिखा कैलकुलेट करें। ओनली परचेस कॉस्ट लेने से तो नहीं होगा, इसमें बहुत सारा और भी कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे दो मेथड, एक है हिस्टोरिकल मेथड, एक है नॉन हिस्टोरिकल मेथड, ठीक है। देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड का दो टेक्निक है, तुमको दिख रहा होगा। फर्स्ट पेज में हम हैं, ओके, फर्स्ट पेज में ही हम हैं। इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटेंजेबल, इंटरचेंजेबल जो चेंजेबल नहीं है और जो चेंजेबल है, ठीक है। अब उसमें लीफो फीफो व्हाटएवर ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज में। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सिंपल सा चीज़ है। मतलब क्या है, सपोज तुम्हारा पास जो भी इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन क्या होता है? तुम्हारा जो कॉस्ट है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब आज अगर इस इन्वेंट्री को मार्केट में बेचे तो क्या पैसा मिलेगा, ठीक है। या फिर आज अगर मार्केट से परचेस करें तो कौन सा प्राइस में परचेस करेंगे। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब हम जो मेरे पास जो इन्वेंट्री है आज अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो क्या प्राइस मिलेगा, ठीक। उससे नेट रियलाइज, सेलिंग प्राइस माइनस सेल करने का खर्चा माइनस करने से आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सेलिंग प्राइस माइनस सेल रेट, अगर सेल करने में मेरा कुछ खर्चा लगा उसको माइनस करें तो आएगा नेट रियलाइजेबल। तो कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल व्हिच एवर इज लोअर, उसका बेसिस में हम लोग का इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता है। कॉस्ट चेक करेंगे उसका एंड उसका एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू चेक करेंगे। जो भी कमती आ रहा है उसी रेट पे वैल्यूएशन होगा इन्वेंट्री का, ओके। अब देखो इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या है। सर क्वेश्चन है इन्वेंट्री समझें कैसे, हाउ विल आइडेंटिफाई कि इट इज़ इन्वेंट्री और नॉट। तो यहाँ पे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एक्चुअली है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ डेफिनेशन बोला है। देखो इन्वेंट्री मीनिंग दिख रहा है, इन्वेंट्री कैन बी डिफाइंड एज एसेट्स, राइट। इन्वेंट्री एक एसेट है, बट कौन सा एसेट? फिक्स एसेट, करंट एसेट, क्या है? हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा एसेट जो कि ना हम लोग रखते हैं किस लिए? सेल पर्पस के लिए। हेल्ड फॉर सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ऐसा बहुत सारा एसेट है जो हम लोग का सेल करना पर्पस नहीं है, पर जिस एसेट का पर्पस है सेल करना वही मेरा इन्वेंट्री है, राइट। लाइक आज अगर हम एक फैक्ट्री ओपन किए, वहाँ पे एसी मैन्युफैक्चर करके सेल करते तो एसी मेरे लिए इन्वेंट्री हो जाएगा। बट एसी छोड़ के बाद में कि जो एसेट है वो मेरा क्या फिक्स एसेट आएगा, वो मेरा इन्वेंट्री तो नहीं होगा, राइट। दूसरा, इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, मतलब क्या होता है, जो एसेट्स आर हेल्ड इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। जो हम लोग रॉ मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा ना, प्रोडक्शन करने के लिए जो हमको हेल्प चाहिए होता है,
इन दी प्रोसेस मतलब सेमी फिनिश का बात कर रहा है। दूसरा क्या है, एंड एज एसेट्स हेल्ड फॉर कंजम्पशन इन दी प्रोडक्शन, राइट, रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज कंज्यूमेबल्स अदर देन मशीनरी स्पेयर सर्विसिंग इक्विपमेंट एंड स्टैंड बाई इक्विपमेंट, इसको छोड़ के बाद ये सब तुम्हारा क्या है, एसेट है बोल रहा है, सॉरी इन्वेंट्रीज है। तो इन्वेंट्री बेसिकली जो सब एसेट अल्टीमेटली इन दी डेली कोर्स इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। दूसरा कोई अगर रॉ मटेरियल है जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं वो सब मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इन्वेंट्री का डेफिनेशन में आ जाएगा। नाउ देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द इंटरप्राइज, राइट, डिफरेंट टाइप की इन्वेंट्रीज हो सकता है। The inventories of a trading concern consist primarily of product purchased for resale in the existing form, जो हम बोले फिनिश गुड्स ही होगा, ठीक है। It may also have an inventory of supplies such as wrapping paper, cartoons, stationery, ये सब भी तो इन्वेंट्री है, जो पैकिंग मटेरियल है वो भी तो इन्वेंट्रीज होता है मेरा। The inventories of manufacturing concern कंसिस्ट ऑफ सेवर टाइप ऑफ इन्वेंट्री, मतलब रॉ मटेरियल फिनिश है सब भी आ जाए, जो हम लोग यहाँ पे कहानी में देख रहे हैं वही सब है, ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन्वेंट्रीज विल ऑल्सो इंक्लूड मेंटेनेंस सप्लाई कंज्यूमेबल लूज टूल स्पेयर पार्ट, मतलब स्टोर्स आइटम। हाउएवर इन्वेंट्रीज डोंट इंक्लूड, ये पॉइंट को अंडरलाइन करो, इन्वेंट्रीज डोंट इंक्लूड मेंटेनेंस सप्लाईज, तुम्हारे इन्वेंट्री में नहीं आएगा। कंज्यूमेबल्स कहाँ गया, डोंट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स, डोंट इंक्लूड स्पेयर पार्ट्स नहीं आएगा। सर्विसिंग इक्विपमेंट नहीं आएगा, स्टैंड बाई इक्विपमेंट नहीं आएगा। विच कैन बी यूज्ड ओनली इन कनेक्शन विद एन आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब क्या है, ये जो तुम्हारा स्पेयर पार्ट से क्या होता है, सपोज स्पेयर आइटम कुछ मशीन ख़राब हो जाएगा तो उसको ठीक करने के लिए कोई स्पेयर चाहिए होता है, ये सब क्या एक मशीन से रिलेटेड है, हम इसको सेल करने के लिए नहीं लेकर आए हैं। इन्वेंटरी डेफिनेशन क्या था, एक ऐसा एसेट जो कि हम सेल करेंगे या फिर हम प्रोडक्शन में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, वो मेरा इन्वेंट्रीज था। जैसे कि स्टोर्स आइटम वगैरह हम लोग ऑपरेटिंग सप्लाई कंज्यूमर यूज़ कर रहे थे, बट स्पेयर पार्ट जो है वो हम कोई प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करते, ना ही हम इसको सेल करते हैं। अगर कोई मशीन ख़राब हुआ तो उसको बनाने में मेरा स्पेयर पार्ट हेल्प करता है, उसको हम इन्वेंट्री नहीं बोलेंगे, ओके। तो स्पेयर पार्ट्स इज़ नॉट योर इन्वेंट्री। सर्विसिंग इक्विपमेंट, मतलब वही मशीन ख़राब हो गई, वो सर्विस करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, तो वो सब भी तुम्हारा इन्वेंट्रीज नहीं आएगा। दूसरा स्टैंड बाई इक्विपमेंट, मतलब सपोज एक ख़राब हो गया तो उसका एक ऑल्टरनेटिव बैकअप रखते हैं हम लोग, एक ख़राब हो गया तो उसको स्टैंड बाई रखा हुआ एसेट, ये सब क्या एसेट है, ये सब ना ही हम सेल करेंगे ना ही हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करेंगे हम एज अ रॉ मटेरियल या फिर एज अ स्टोर आइटम। तो ये सब तुम्हारा क्या है, इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा। विच कैन बी यूज ओनली इन कनेक्शन विथ एन फिक्स्ड एसेट एंड हुज यूज इज एक्सपेक्टेड टू बी इरेगुलर, राइट, रेगुलर यूज़ नहीं है। सच मशीनरी स्पेयर्स जनरली अकाउंटेड फॉर एज फिक्स्ड एसेट हम बोलेंगे, उसको इन्वेंट्रीज नहीं बोलेंगे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा स्पेयर पार्ट, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाई इक्विपमेंट वगैरह ये सब तुम्हारा एक फिक्स एसेट से रिलेटेड है, ये तुम्हारा इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा, ये हम लोग फिक्स एसेट्स में हम लोग काउंट करेंगे उसको। सिमिलरली इज इन एन इंटरप्राइज जो कि एंगेज है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, तो प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन ये सब तुम आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज इन्वेंट्री। सपोज एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मेरा बिल्डिंग बनाना मेरा काम है, तो वो मेरा इन्वेंट्री में काउंट होगा। डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस मेरा क्या है, वो मेरा इन्वेंट्री के ऊपर हो जाएगा कि उसी नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है हम किस चीज़ का बिजनेस करें, जिस चीज़ का बिजनेस करें वो मेरा इन्वेंट्रीज में आएगा, ठीक है। तो अभी तक हम क्या समझा रहे थे, इन्वेंट्री का डेफिनेशन क्या है। इन्वेंट्री आर ऐसा एसेट है जो कि ना हम लोग सेल करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। दूसरा, अगर हम सेल नहीं कर रहे तो WIP में है, जो बाद में सेल करेंगे हम लोग। तीसरा, रॉ मटेरियल, वो भी मेरा इन्वेंट्रीज है। स्टोर्स आइटम वो इन्वेंट्रीज है, ठीक है। बट कुछ स्टोर आइटम इन्वेंट्री में नहीं आएगा, लाइक स्पेयर पार्ट्स। वो क्या, एक मशीन ख़राब होगा तब हम उसको यूज़ करेंगे, स्पेयर पार्ट्स। स्टैंड बाई इक्विपमेंट्स वो भी नहीं आएगा, वो भी तुम्हारा फिक्स एसेट में काउंट होगा। तीसरा, सर्विसिंग इक्विपमेंट, ये भी तुम्हारा कोई मशीन ख़राब हुआ तो सर्विस करेंगे उसका, तब काम में लगेगा। तो ये सब कोई एक एसेट से रिलेटेड है, ये सब तुम्हारा इन्वेंट्रीज में नहीं आएगा, ओके। अब देखो, एट द ईयर एंड एवरी बिजनेस एंटिटी नीड्स टू एसरटेन द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री ना। हम लोग क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर तुम इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस नहीं पता, ओपनिंग स्टॉक पता है, एट परचेस माइनस सेल। अगर ये फिनिश गुड्स है तो ओपनिंग स्टॉक एट परचेस माइनस सेल करने से क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा ना, याद है पेरेंट इक्वेशन। अगर ये रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस कंजम्पशन करने से आ रहा था ना, राइट। दो चीज़ का रॉ मटेरियल स्टॉक ऐसे कैलकुलेट करे थे। अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग इतना था, इतना परचेस के बाद बाकी कंज्यूम किए होंगे, जो कंज्यूम करने के बाद जो बचा होगा दैट इज़ माई क्लोजिंग स्टॉक। बट अगर ये फिनिश गुड्स है तो क्या ओपनिंग स्टॉक एट परचेस माइनस सेल, तब जाकर क्लोजिंग स्टॉक निकलता था।
राइट, याद है ये वाला, सेल करेंगे वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक केस में, और इसका केस में कंजम्पशन होगा रॉ मटेरियल केस में, राइट। तो ये बोला क्लोजिंग हम लोग एसेटेन करेंगे, रॉ मटेरियल हो, WIP हो, फिनिश गुड्स हो, वट एवर इट इज़, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करें, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह में लिखते हैं, क्रेडिट साइड है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं, इसका वैल्यूएशन भी हम लोग करेंगे। सो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स द अकाउंटेंट शुड नो द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द बिजनेस एंटिटी। अगर हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, हम ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट वगैरह, तो अगर हमको वैल्यू नहीं पता तो हम लिखेंगे कैसे। अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन दिया हुआ था, हम लोग एज इट इज़ लिख लिया वहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में और वहाँ बैलेंस शीट में, क्वेश्चन सिंपल था। बट यहाँ पे हमको वैल्यूएशन करना है, तुम्हारा कॉस्ट प्राइस NRV दिया हुआ रहेगा, व्हिचएवर इज लोअर लेके करना है, ठीक है, वही हम लोग सीखेंगे। हाउएवर वी शैल रेस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड गुड्स ऑफ अ ट्रेडिंग कंसर्न। बस हम लोग का पर्पस रहेगा वैल्यूएशन कैसे करना है, यहाँ तक ही हम लोग इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। व्हाट इज इन्वेंट्री समझ में आ गया। अब इन्वेंट्री का वैल्यूएशंस क्या बोला, देखो, अ प्राइमरी इशू इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू एट विच इन्वेंट्रीज आर कैरिड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अंटिल द रिलेटेड रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज। ऑब्वियसली बात है, जब तक हम सेल नहीं गए, तब जब तक हम इन्वेंट्री को रखें, तब तो उसका वैल्यूएशन क्या होगा, वो मेरा यहाँ पे कंसर्न है। इन्वेंट्री इज जनरली द मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द करंट एसेट। करंट एसेट का ही पार्ट है, राइट, इन्वेंट्रीज। करंट एसेट मतलब 1 साल के अंदर ही सेल हो जाता है, पैसे मिल जाएगा। हेल्ड बाय ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड दैट इन्वेंट्री इज वन ऑफ द मेजर एसेट दैट अफेक्ट्स एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस। बोथ एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एंड इज शॉर्टेज इफेक्ट द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अगर शॉर्टेज हो गया तो इस सबके इफेक्ट करता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट बेयरिंग में तो इम्पैक्ट ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री वैल्यूएशन अराइजेस ड्यू टू वेरियस रीजन एज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इतना समझ में आया, जो रीड किए, समझाने का कुछ है नहीं, जहाँ समझाने के हम बोलेंगे। अब जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, अब इनकम डिटर्मिनेशन करने में इन्वेंट्री का कैसा रोल है। एक चीज़ बताओ, इन्वेंट्री अगर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में ज़्यादा है तो मेरा इनकम बढ़ता है ना कमता है, बढ़ता है ना। इन्वेंट्री से हम लोग कहाँ लिखते हैं, इनकम साइड में लिखते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा इनकम बढ़ेगा, जितना कम होगा तो इनकम कमेगा। तो नॉर्मली प्रैक्टिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगर प्रॉफिट बढ़ाना है तो देखा इनकम ज़्यादा नहीं है, सेल ज़्यादा नहीं है, खर्चे भी ज़्यादा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन होता है तुम्हारा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हो सके तो मेरा क्या हो, प्रॉफिट बढ़ेगा। एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है, ये सब क्या नोशनल प्रॉफिट है। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन एक्चुअल प्रॉफिट का हुआ जब एक्चुअल में सेल करेंगे हम। अभी हम क्या करें, फिलहाल के लिए मेरा इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अगर ज़्यादा हुआ तो मेरा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत सारा कंपनी क्या करता है, वैल्यूएशन करता है कॉस्ट और NRV, तो जार मुझे कॉस्ट ज़्यादा दिखाता है। अगर NRV या कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर है ना, तो क्या करता है, देखता है कि भाई NRV में है तो NRV में ले ले, कॉस्ट है तो कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर लेके वहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। समटाइम्स बहुत सारा कंपनी क्या करता है, एक्चुअल में इन्वेंट्री है नहीं, सपोज एक्चुअल में तेरे पास इन्वेंट्री है 1000 टन और वो 10,000 टन दिखा के वैल्यूएशन करके निकाल लिए। ऑडिटर अगर कैच नहीं कर पाया तो अलग बात है, ऑडिटर कैच कर लिए तो नॉर्मली ऑडिटर क्या करता है, फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। तुम बोला कि मेरे पास 1000 टन का माल है, तो एज एन ऑडिटर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू चेक एंड फिजिकली वेरीफाई कि सच में 1000 टन का माल है कि नहीं। अगर 1000 टन का मटेरियल है, वो जाके फिजिकली काउंट करेगा, उसके बाद वो सर्टिफाई करेगा, ओके तुम जो बोला बुक स्टॉक मतलब तुम अपना बुक में कितना दिखा रहा है, 1000 टन स्टॉक दिखाया है तो फिजिकली भी उतना रहना चाहिए। अगर नहीं है, मिसमैच है, तो ऑडिटर उसको रिपोर्ट करेगा, तो जो फिजिकली है उसी को कंसिडर करेगा, ठीक है। तुम हवा में कुछ भी बोले कि मेरे पास इतना स्टॉक है, प्रूफ करो, दिखाओ। जितना स्टॉक तुम बोलते हो फिजिकली उतना रहना चाहिए ना। आज अगर हम बोले मेरे पास 10,000 टन का माल है तो उतना 10,000 टन का मटेरियल रहना चाहिए, फिजिकली वेरिफिकेशन होता है उसका, ठीक है। यानी यहाँ पे वो लोग बोला इनकम में कैसे इफेक्ट करता है। देखो इनकम में तुमको भी याद है हम लोग क्या करते थे, इन्वेंट्री का इंपॉर्टेंट क्या था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने में। तो ओपनिंग स्टॉक एट परचेस एट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा था। अब माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो जितना ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना कम होगा ना। क्लोजिंग स्टॉक जितना ज़्यादा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना कम होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना मेरा, राइट। नाउ इन्वेंट्री वैल्यूएशन विल हैव अ मेजर इम्पैक्ट। जैसे देखो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ओवर स्टेटेड, इसका मतलब क्या होगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। द अकाउंटिंग पीरियड विल बी ओवर स्टेटेड। अब ओपनिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेट है तो क्या होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री तो मेरा क्या खर्चा वाला पार्ट में आता है, तो ओपनिंग बढ़ा हुआ मतलब मेरा खर्चा ज़्यादा हो गया तो मेरा प्रॉफिट कमा हुआ होगा, ये सब तो लोगों को पता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज अंडर स्टेट, इसका मीनिंग क्या है, कम है तो मेरा क्या होगा, इनकम कम हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा हुआ होगा,
ठीक है। उसके बाद बोलो ओपनिंग इन्वेंट्री इज अंडर स्टेटेड, मतलब क्या खर्चा कम है तो क्या प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। इतना तो इसका मीनिंग तो समझ में आया। हाँ, इस तरह से तुम्हारा इन्वेंट्री एक इनकम का वैल्यूएशन, इनकम में इफेक्ट करता है। ओके, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन का कम ज़्यादा हुआ तो मेरा पीएल को हिट कर सकता है। दूसरा देखो फिनेंशियल पोजीशन, ऑब्वियसली बात है करंट एसेट में क्लासीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। एज पर शेड्यूल 3 इन्वेंट्री का हम लोग वहाँ पे दिखाते हैं। अब आ जाओ बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशंस, पेज 4.4। पानी नहीं दिए ना लोग। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन चेक करो आप यहाँ पे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होगा, दिख रहा पॉइंट, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। इसी से याद रहेगा, कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल, दो प्राइस दिया रहा है, व्हिचएवर इज लोअर, उसमें वैल्यूएशंस होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा कॉस्ट में क्या क्या आएगा, कॉस्ट मतलब परचेस प्राइस तो आएगा, प्लस उसके साथ साथ जो अगर फ्रेट पेमेंट की होंगे, कैरेज इनवर्ट पेमेंट की होंगे, कुछ इंश्योरेंस की होंगे, वो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। मतलब इन्वेंट्री को परचेस करके मेरा फैक्ट्री तक लाने का जो भी खर्चा है सब उसका वैल्यूएशन में ऐड होगा, ठीक है। तो देखो कॉस्ट में क्या क्या, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेस। दूसरा कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन, अगर रॉ मटेरियल है तो परचेस हो गया, फ्रेट हो गया, ठीक है, कैरेज इनवर्ट हो गया। बट अगर फिनिश गुड्स है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट भी उसमें आएगा, और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स का बनाने का जो खर्चा है मेरा कन्वर्सन कॉस्ट, वो भी मेरा आएगा, राइट। कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन मतलब रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में बनाने का खर्चा, जैसे कि उसमें लेबर लगा, जैसे कि अगर हम लोग फैक्ट्री में प्रोडक्शन करें, रॉ मटेरियल परचेज करके लाए, उसके बाद बहुत सारा खर्चा हुआ होगा, सैलरी लगा होगा, लेबर लगा होगा, मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह, तो उसका अलग से कॉस्ट शीट बनता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन मतलब रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स सब बना रहे उसमें क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है, इतना मशीन चले उसका डिप्रिसिएशन, ठीक है, इतना मैन पावर काम करे उसका सैलरीज, इतना स्टोर्स आइटम लगा, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, सब कुछ लगा, ये सब कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन में आएगा, कन्वर्सन कॉस्ट, ठीक है। ये सब बेसिकली किसका केस में एप्लीकेबल है, फिनिश गुड्स एंड डब्ल्यूआईपी का केस में एप्लीकेबल है। रॉ मटेरियल होगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अदर कॉस्ट इनकट, 3 नंबर पॉइंट देखो इम्पोर्टेंट, अदर कॉस्ट इनकट इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशंस। अगर कुछ अदर कोई खर्चा लगा इन्वेंट्रीज को आज जो लोकेशन में एंड कंडीशन में, इस कंडीशन में लाने के लिए, पहुंचाने के लिए, मतलब परचेस करके लेके जो आए होंगे उसका फ्रेट, कैरेज इनवर्ट वगैरह जो भी लगा होगा, ठीक है, ये सब तुम्हारा खर्चा इसमें आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको और डिटेल में देखो डिस्कस किया। कॉस्ट ऑफ परचेस में क्या आएगा, परचेस प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है। अगर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, इसका क्या है, अगर टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ का बेनिफिट मिल जाता है, क्या होता है, जीएसटी, हम लोग नॉर्मली जीएसटी पेमेंट करके परचेस करते हैं, वो भी अगर गुड्स परचेस करते हैं तो जीएसटी लगता है। अब जीएसटी का एक वर्ड है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्या, बेनिफिट मिल जाता है हमको, मतलब जितना का हम जीएसटी पेमेंट करते हैं सामने वाला परचेस सप्लायर को, उतना का हमको बेनिफिट मिल जाए, तो वो मेरा कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। पर अगर क्वेश्चन में बोल दे जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो तुम्हारा कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस तभी ऐड होगा जब उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर उसे लिखा, अदर देन दो सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द इंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटी, राइट। जो रिकवरेबल मतलब जो बाद में एडजस्ट कर लेते हैं उसको काउंट नहीं करना, टैक्स एंड ड्यूटीज़ को, जो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उसको ऐड करना है, ठीक है। दूसरा फ्रेट इनवर्ट ऐड होगा, एंड अदर एक्सपेंडिचर्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्विजिशन। अदर कोई अगर खर्चा हम लोग किए, लाइक उसको लेके आने में अगर कुछ खर्चा वगैरह एक्स्ट्रा किए होंगे, इंश्योरेंस वगैरह व्हाटएवर इट इज़। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट अगर मिला होगा, ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो परचेस करते हैं कभी कभी डिस्काउंट मिलता है, रिबेट देता है गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक गवर्नमेंट से मिलता है, एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन दी डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ परचेस। तो रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक्स, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट, ये सब माइनस हो जाएगा बिकॉज वो बेनिफिट मिला है ये सब का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट इंक्लूड्स एनी अमाउंट पेड टू द सेलर, मतलब जो सेलर से जो हम परचेस किए उसको जो पेमेंट किए वो माइनस रिड्यूस बाय एनी अमाउंट डिस्काउंट और रिबेट गिवन बाय द सेलर, ऑब्वियसली बात है। सिमिलरली एनी ड्यूटीज पेड टू द सप्लायर विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्रीज अनलेस द इंटरप्राइज कैन रिकवर दिस टैक्सेस। मैं सेम चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, सिंपल चीज़ है, कॉस्ट ऑफ परचेस आएगा, फ्रेट वगैरह आएगा, इंश्योरेंस वगैरह आएगा, उसको लाने में और कुछ खर्चा का तो आएगा, अगर कुछ टैक्स वगैरह पेमेंट किए होंगे तो आएगा तब, अगर ये एडजस्टेबल नहीं है, रिकवरेबल नहीं है। अदरवाइज अगर रिकवरेबल है तो तुम्हारा नहीं आएगा, अगर रिकवरेबल नहीं है तो तुम्हारा आ जाएगा, ओके। और हाँ, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह है तो ये सब माइनस हो जाएगा,
ठीक है, बेनिफिट मिल जाएगा हमको। ये तुम्हारा कॉस्ट ऑफ परचेस में आएगा। तो कॉस्ट ऑफ परचेस डज नॉट मीन ओनली परचेस प्राइस, कॉस्ट ऑफ परचेस मीन्स परचेस प्राइस भी आएगा, फ्रेट, कैरेज इनवर्ट वगैरह वो भी आएगा, ठीक है। वहाँ से यहाँ लाने में फ्रेट इस लोकेशन में जो खर्चा होगा मेरा वो आएगा, ड्यूटीज़, ड्रॉबैक्स ये सब माइनस हो जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। और टैक्स का ट्रीटमेंट क्या है, टैक्स का अगर तुमको क्वेश्चन बोला कि रिकवरेबल है गवर्नमेंट से तो वो माइनस हो जाएगा, मैंने काउंट ही नहीं करना उसको, ठीक है। अगर रिकवरेबल नहीं है तो तुम्हारा ऐड होगा वहाँ पे, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन जो हम बोल रहे थे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन मतलब मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम रॉ मटेरियल परचेस किए होंगे उसको जो सेमी फिनिश या फिर फिनिश उसमें कन्वर्सन करने के लिए जो मेरा खर्चा हुआ होगा, लाइक मैन पावर इन्वॉल्व होगा, स्टोर्स एंड स्पेयर, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वाटर चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब खर्चे तुम्हारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओवरहेड और अदर कॉस्ट में देखो क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड incurred to bring the inventory into present location and conditions, or any cost specifically incurred on inventory of a specified customer. Interest and other borrowing costs are generally not included in the cost of inventory. इसको highlight करो, interest and other borrowing costs are generally not included in the cost of inventory. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में इंटरेस्ट को हम लोग काउंट नहीं करते। जो लोन लिए होंगे, लोन का इंटरेस्ट पेमेंट के तो मेरे लिए खर्चा होता है, बट इसको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन में काउंट नहीं करना है, ओके। इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट विल नॉट फॉर्म पार्ट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। हाउएवर इन सम सर्कमस्टेंसेस वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ लॉन्गर, मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी इन्वेंट्री फॉर लॉन्ग पीरियड like wine, rice, timber, it may be appropriate to consider interest and other borrowing costs as a part of cost of inventories, ठीक है। तो क्या क्या, अरे कहाँ चले गया, क्या क्या कॉस्ट ऑफ परचेस में आएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन में आएगा, समझ में आ गया, अदर कॉस्ट वगैरह। अब जो एक्सक्लूशन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, मैंने कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज में ये सब नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, चार चीज़ दिख रहा है, ये चार चीज़ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का जब तुम कैलकुलेशन करोगे तो उसमें नहीं आना चाहिए। कौन सा चार चीज़? देखो, फर्स्ट एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, अगर तुम्हारा कोई मटेरियल वेस्ट हो गया लाते वक्त, ख़राब हो गया, ख़राब निकल गया, वेस्टेड मटेरियल हो गया, ये सब तुम्हारा काउंट नहीं होगा। लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड भी एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटेरियल, लेबर और अदर प्रोडक्शन ओवरहेड काउंट नहीं होगा, यहाँ पे बोल रहा है। स्टोरेज कॉस्ट, इन्वेंट्री को ले के आने के बाद जो स्टोर करके रखने का जो मेरा खर्चा था वो भी तुम्हारा काउंट नहीं होगा, स्टोरेज कॉस्ट, अनलेस दोज कॉस्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन। हाँ, अगर ये नेसेसरी है, स्टोर करके रखना नेसेसरी है तो ठीक है, अगर नेसेसरी नहीं था तो उसका तुम्हारा कॉस्ट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मतलब क्या है, सपोज हम लोग फैक्ट्री देखा होगा, ठीक है। एक होता है फैक्ट्री का अंदर जो भी बिल्डिंग है, एक होता है फैक्ट्री का बाहर, जो 7 तरह बिल्डिंग वगैरह है यहाँ पे टाउनशिप, ये सब क्या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। इसका प्रोडक्शन से कोई रोल है, जो हम तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग सिखाए थे, कोई रोल नहीं है। प्रोडक्शन में तो एक्चुअली इन्वॉल्व है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व प्लांट के अंदर। ये सब क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए है। तो ये सब इस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा वगैरह है ये तुम्हारा उसमें नहीं जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, वो ऐड नहीं होगा। सपोज हम लोगों का कोलकाता में ऑफिस है, मार्केटिंग ऑफिस, सीएमओ ऑफिस, हेड ऑफिस कोलकाता ऑफिस, ठीक है, ये सब का खर्चा ऐड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है। जो फैक्ट्री का अंदर है, फैक्ट्री से रिलेटेड जो एडमिन ऑफिस है वगैरह वो ठीक है, बट जो मेरा हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, कोलकाता ऑफिस, इसका कोई रोल नहीं है वहाँ पे। मेरा इस इन्वेंट्रीज को बनाने में, इस पोजीशन में लाने में उसका खर्चा ऐड नहीं होगा, इसलिए हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस वगैरह ऐड नहीं होता है यहाँ पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, हम जो सेल कर रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेरा खर्चा हुआ होगा, एडवर्टाइजमेंट हो, सेल्समैन का कमीशन वगैरह, ये सब तुम्हारा ऐड नहीं होना चाहिए। तो 4 चीज़ ऐड नहीं होगा, एबनॉर्मल खर्चा वगैरह जो भी है वो नहीं होगा, स्टोरेज कॉस्ट अगर ये नेसेसरी नहीं है तो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो कि कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता इन्वेंट्रीज को इस प्रेजेंट लोकेशन में इसमें लाने के लिए, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये 4 चीज़ तुम्हारा खर्चा में काउंट नहीं होगा, ओके। वो भी नहीं आएगा, वो तो बोल दिया था पहले ही। तो कॉस्ट, 2 वैल्यूशन था हम लोगों का, कॉस्ट या फिर एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर। तो व्हाट इज़ कॉस्ट समझ में आया। कॉस्ट में परचेस प्राइस आएगा, फ्रेट आएगा, इंश्योरेंस आएगा, ठीक है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ आएगा अगर वो रिकवरेबल नहीं है तो, अगर रिकवरेबल है तो नहीं आएगा। ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट नहीं आएगा, ठीक है।
उसके बाद अगर कोई कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन है तो वो तुम्हारा आएगा, अदर कुछ कॉस्ट अगर स्पेसिफिक है तो वो भी तुम्हारा आ जाएगा। 4 चीज़ नहीं आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा, स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है, उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये नहीं आएगा, एबनॉर्मल वेस्टेज वगैरह वो भी तुम्हारा इसमें नहीं आना चाहिए। अब इसे एनआरबी क्या होता है? एनआरबी सिंपली तुमको जो लग रहा है, सी आज जो मेरे पास स्टॉक है, आज जो मेरे पास इन्वेंट्रीज है, ये हम मार्केट में अगर बेचेंगे तो क्या प्राइस मिलेगा, दैट इज हमको क्या एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस या सेल करने का जो मेरा खर्चा है उसको माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस से सेल करने का खर्चा माइनस कर दो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर हम तुमसे पूछे कि आज हम ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो 30,000 रुपये मार्केट में रेट है, बट इस प्रोडक्ट को जब बेचेंगे तो मेरा बेचने में कुछ खर्चा भी है, सेल्समैन का कमीशन वगैरह लग जाएगा 1,000 रुपये, तो 29,000 रुपये मेरा पॉकेट में आएगा। दैट विल बी योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू 29,000, ठीक है। अगर तुम उस बेचने में अगर तुम टैक्स लिया होगा गवर्नमेंट सामने वाला पार्टी से, वो टैक्स तुम्हारा पॉकेट में नहीं जाएगा, तुम तो फिर इसी टैक्स को गवर्नमेंट को पे करेगा, तो टैक्स को इग्नोर करो, बिकॉज टैक्स तुम्हारा नहीं है, टैक्स तुम सामने वाले। जब जीएसटी में अगर हम सेलर है, हम जीएसटी उससे चार्ज किया, हम उससे कलेक्ट करके क्या करते हैं, अपने पास रखते नहीं, हम फिर इसी जीएसटी को क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, तो मेरा पॉकेट में तो गया ही नहीं, तो वो मेरा एनआरबी में आएगा भी नहीं है, ठीक है। देखो एनआरबी क्या है, जस्ट सिंपली एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। सेल करने में जो मेरा खर्चा होता है, लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब जो है तुम्हारा, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह एक्सेट्रा। ओके, अब लास्ट लाइन देखो, नेक्स्ट पेज 4.5 का लास्ट लाइन देखो, एन असेसमेंट इज मेड ऑफ एज ईच बैलेंस शीट डेट इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिटन डाउन टू द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑन आइटम बाय आइटम बेसिस। मतलब क्या है, सपोज तुम्हारा कॉस्ट ज़्यादा है बट तुम्हारा नेट रियलाइजेबल वैल्यू कमती है, तो वैल्यूएशन कौन सा प्राइस में होगा, बोलो, व्हिचएवर इज लोअर, तो कौन सा में होगा, कॉस्ट ज़्यादा है एनआरबी कम है तो किस में होगा, एनआरबी में होगा। तो सपोज तुम्हारा कॉस्ट था 100 रुपया और एनआरबी है 80 रुपया, तो वैल्यूएशन किस में होगा, 80 में। तो राइट डाउन टू 80, मतलब तुम्हारा वैल्यूएशन कम हो जाएगा, जो तुम बुक में अपना दिखाया होगा 100 रुपया, वो उल्टा कम होकर 80 रुपये में भी हो जाएगा। तो अगर तुम्हारा एनआरबी मार्केट वैल्यू, एनआरबी कॉस्ट से कमती है, तो इन्वेंट्री विल बी रिटन डाउन टू एनआरबी, एनआरबी में वैल्यूएशन होगा, ठीक है। व्हिचएवर इज लोअर है ना, अगर एनआरबी ज़्यादा है कॉस्ट कम है तो कॉस्ट में वैल्यूएशन होगा, ठीक है। कहाँ गया, इन सम सर्कमटेंसेज हाउएवर इट मे बी अप्रोप्रिएट टू ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड आइटम। क्या करते हैं, ग्रुपिंग होता है, सेम टाइप का आइटम मेरे पास 10 है तो नेचर सेम है, सबको ग्रुपिंग करके उसके हिसाब से हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। जैसे कि हम लोग फिजिकली यहाँ पे क्या करते हैं, सपोज हम लोग के पास कुछ आयरन स्क्रैप है, कुछ स्टील स्क्रैप है, हम लोग के पास कुछ बिलेट है, बिलेट कुछ ब्लू में, प्रोडक्ट वाइज हज़ारों प्रोडक्ट है, तो नेचर तो सबका ग्रुपिंग नाम तो सेम होगा, नॉमेनक्लेचर तो सेम होगा, सब बिलेट मेरे पास 1000 टन का है, हो सकता है साइज़ डिफरेंट है बट 1000 टन का है। ब्लूम अलग है, टीएमटी जो रॉड होता है बार वो अलग है। सपोज मेरे पास एसी का अलग अलग ब्रांड का अलग अलग कैटेगरी का 2 टन का 3 टन का अलग अलग एसी, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं इसमें। एक नेचर में ग्रुप का 1 टन के एसी को अलग कर दो, 2 टन के एसी को अलग कर दो, सबका अलग अलग प्राइस होगा। इस तरह से इसका प्राइस मोटामोटी सेम होना चाहिए, कॉम्पोनेंट सेम है, उसको अलग करके ग्रुपिंग करके उस तरह से वैल्यूएशन हम लोग करेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम तुम लोग समझ में आ गया, वो पीरियडिक इन्वेंट्री का सिस्टम है, वो क्या एक्चुअल फिजिकल काउंट का बात करें। पीरियडिक इन्वेंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है, पीरियडिकली हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, एक्चुअल काउंट होता है। बुक स्टॉक मतलब जो तुम्हारा बुक में जो तुम स्टॉक दिखा उससे कंपेयर करता है, शॉर्टेज सरप्लस वहाँ पे रहता है, ठीक है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मतलब क्या होता है, एक बार जस्ट थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री बैलेंस आफ्टर ईच रिसिप्ट एंड इशूज़। ये बकवास है, छोड़ दो, ये सब थियोरेटिकल पार्ट है, एक बार कल जस्ट रीड कर लेना, ठीक है। हम मेन इसमें मुद्दा पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ, पेज नंबर 4.7 आ गया। क्या है देखो, सुरेखा लिमिटेड, ये सब जो छोटा छोटा चैप्टर एकदम सिंपल सा चैप्टर है, कम मेहनत करेगा पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा यहाँ पे, तो इसमें स्पेशली फोकस देना है। वो सब लेंदी चैप्टर करा दिए, पार्टनरशिप बचा हुआ है, संडे संडे करेंगे हम लोग। सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट, पी क्यू एंड आर, 3 प्रोडक्ट उसके पास है, व्हिच आर नीदर सिमिलर नॉट इंटरचेंजेबल। जो सिमिलर नहीं है, अगर सिमिलर नहीं है तो अलग अलग वैल्यूएशन होगा, सिमिलर होता तो क्लब करके वैल्यूएशन करते हैं हम लोग, ठीक है। एट द एंड ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड एनआरबी ऑफ आइटम्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो पी क्यू आर का सबका कॉस्ट भी दिया हुआ है एंड सबका एनआरबी भी दिया हुआ है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दिया हुआ है। एनआरबी क्या होता है, आज अगर मार्केट में बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड खर्चा सेलिंग का।
तो कौन सा लेना, पी का वैल्यूएशन किस में होगा बोलो, 38 की 42? 38 कॉस्ट में आएगा, हुशेवर इज लोअर, कॉस्ट या एनआरबी हुशेवर इज लोअर, 38 टिक मारो वहाँ पे 38। क्यू का वैल्यूएशन किस में होगा, दोनों सेम है तो कोई भी हो सकता है। आर का वैल्यूएशन किस में होगा, 14। तो बस यहाँ पे लिखना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट एनआरबी और वैल्यूएशन किस में होगा, हुशेवर इज लोअर, ऐसा लिखना है। तो पी क्यू आर का वैल्यूएशन मिला के टोटल वैल्यूएशन कितना हुआ, 38, 29 और 14, टोटल 81 का वैल्यूएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए वाला हेडिंग लिखना है, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूएटेड, ये जो लाइन है ये लिखना है, इसे मार्क्स देगा। सोल्यूशन जब लिखोगे इंस्टीट्यूट का मैथ में जिस तरह से सोल्यूशन दिया नोट के साथ, उस तरह से लिखना है कि इन्वेंट्रीज आर टू बी वैल्यूएटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट आर एनआरबी। इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिटन डाउन टू एनआरबी ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस। जहाँ पे एनआरबी कम है तो एनआरबी में होगा, वही बोलने मांग रहा है। देखो जहाँ पे एनआरबी कम है एनआरबी में, रिटन डाउन टू एनआरबी हुआ ना, सो द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज एज फॉलोज। ठीक है, बस क्लियर। तो हुशेवर इज लोअर करके हम लोग किए यहाँ पे, आइटम बाय आइटम कंपेयर करना है, जो कमती होगा वो लिखना है। नेक्स्ट में आ जाओ, अब आओ फीफो मेथड। ये तो एकदम सिंपल सा था, तुमको स्टॉक बता दिया था, वैल्यूएशन बता दिया कैसे हुआ है, तो एक टाइप का सम्स है। अब दूसरा टाइप का सम्स है तुम्हारा फीफो मेथड, लीफो मेथड। इसको हम सपोज तुम्हारा पास क्या है, साल भर में तुम कभी ना कभी हम स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा रहता है, उसके बाद परचेस होता है, एंड साथ ही साथ अगर रॉ मटेरियल है तो कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, अगर फिनिश गुड्स है तो हम ओपनिंग स्टॉक था, प्रोडक्शन किए एंड सेल कर रहे, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास रहेगा। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका एक कौन सा वाला क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग वाला कि जो नया बनाया वो वाला, कौन सा, बिकॉज सबका अलग अलग रेट होगा वहाँ पे। अगर फीफो मेथड उसका वैल्यूएशन अलग होगा, अगर लीफो मेथड उसका वैल्यूएशन अलग होगा, अगर वेटेड एवरेज मेथड उसका वैल्यूएशन अलग होगा, जो आज हम लोग सीखेंगे। तुम लोग इसका पहले तो नहीं सिखाए थे ना, मेरा कॉस्टिंग वाला क्लासेस में मटेरियल कॉस्ट बोल के एक क्लास है मेरा, यूट्यूब में देखना, वो इफ़ पॉसिबल लीफो फीफो वाला स्पेशली देख लेना, यूट्यूब में वीडियो देखना मेरा कॉस्टिंग वाला में जाना, वहाँ पे लीफो फीफो के ऊपर एक मेथड मटेरियल कॉस्टिंग का लीफो फीफो बोल के एक वीडियो है, उसे एक बार देख लेना डिटेल में। अभी हम ये तो कराए देंगे, ठीक है। देखो जस्ट एग्जाम्पल रीड करो, एग्जाम्पल नंबर 2 दिख रहा है। ए फीफो मेथड का मीनिंग क्या है बोलो तो, फुल फॉर्म फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब अगर हम तुमसे ये पूछे कि सपोज हम प्रोडक्शन किए हैं, ओपनिंग स्टॉक मेरा पास इतना था, प्रोडक्शन फिर होते गया साल भर में, ठीक है, फिर सेल किए, अब अभी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ। तो फीफो मेथड मतलब क्या होता है कि हम जो सेल किए होंगे, कौन सा से सबसे पहले सेल किए, ओपनिंग स्टॉक से ना प्रोडक्शन से, किससे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्या, पुराना वाले सबसे पहले किए होंगे, तो जो अब अगर हम सेल करेंगे तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से सेल करेंगे, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक पूरा खत्म हो जाएगा तो हम प्रोडक्शन जो नया हुआ होगा उससे सेल करेंगे, यही होता है फीफो। इसका मतलब फीफो मेथड में जो तुम्हारा अगर फॉलो कर रहे तो मेरा पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो कौन सा वाला क्लोजिंग स्टॉक है, लेटेस्ट प्रोडक्शन वाला क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, बिकॉज पुराना वाला तो हम सबसे पहले बेच दिए होंगे। अगर हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं दैट मीन्स मेरा पास क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला बचा होगा, लेटेस्ट वाला ना, बिकॉज फीफो में हम क्या कह रहे हैं, जो पहले आया था वो पहले चले गया, जो ओल्ड स्टॉक था वो पहले हम बेच दिए, उसके बाद प्रोडक्शन करते गए, बेचते गए। अब जो लास्ट में जो बचेगा वो क्या होगा, लेटेस्ट वाला होगा, क्लोजिंग स्टॉक मेरा लेटेस्ट वाला होगा फीफो मेथड में। अगर यही वाला उल्टा करते लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो मेथड में क्या कहते हैं, जो लेटेस्ट वाला माल है उसको पहले बेचते हैं हम लोग। लीफो मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लेटेस्ट वाला माल है अगर ये फिनिश गुड्स है तो पहले बेचते हैं। तो इसका मतलब जो अगर आज मेरे पास अगर स्टॉक होगा तो कौन सा होगा, पुराना वाला होगा, ओपनिंग स्टॉक वाला होगा, कुछ ओपनिंग स्टॉक वाला होगा, कुछ लेटेस्ट कुछ प्रोडक्शन वाला होगा, बिकॉज हम एंड से हम क्या के लेटेस्ट प्रोडक्शन से बेचते गए। अब जो बचा होगा कुछ ओपनिंग वाला होगा और कुछ यहाँ से होगा। फीफो में उल्टा हो रहा, बट हम लोग लीफो में उल्टा हो रहा। फीफो में क्या कहते हैं, ओपनिंग वाला पहले बेचे थे, फिर प्रोडक्शन, तो लेटेस्ट वाला बचा था, ठीक है। फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या हुआ, लेटेस्ट परचेज वाला मेरे पास स्टॉक था। बट अगर हम ये वाला कौन सा अगर लीफो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो लास्ट लेटेस्ट जो प्रोडक्शन किए वो पहले बेच दिए होंगे हम। अब जो मेरे पास माल बचा होगा ओपनिंग स्टॉक और कुछ करंट प्रोडक्शन का माल बचा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मीनिंग। अब ये तुम्हारा तुम्हारा एक लीफो मेथड है, एक फीफो मेथड है, एक है तुम्हारा वेटेड एवरेज मेथड। वहाँ पे क्या करते हैं, हम लीफो फीफो चक्कर में नहीं जाते, हम लोग जानते हैं कि माल है बेचा, अब उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, वेटेड एवरेज कर दो, वो आप दिखाएंगे कैसे करते हैं वेटेड एवरेज, ठीक है। तो अभी हम लोग तीनों का हम लोग एक एक सम्स करेंगे, तो एग्जाम में अगर आया तो कर पाए। तो देखो लीफो
क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, सॉरी पहले वाला है तुम्हारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कोई है क्या लोग यहाँ पे? देखो तो पानी का इसका देखो क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है कि अलग अलग डेट का परचेस दिया हुआ है। क्या परचेस के? कंडेंसर होगा कुछ मशीन। कंडेंसर क्या है? इससे हम लोग फिर कुछ और बनाते होंगे फिनिश गुड्स। बेसिकली रॉ मटेरियल परचेस का बात कर रही है, ठीक है। तो अलग अलग डेट का परचेस दिया हुआ, परचेस प्राइस भी दिया हुआ दिख रहा है तुम लोग को, ठीक है। अलग अलग डेट में क्या क्या परचेस किए हैं, मैंने ये जो मटेरियल है कब कब परचेस किए, परचेस प्राइस दिया हुआ, राइट। अब बोल रहा 1600 यूनिट्स वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर टिल 18 दिसंबर। तो हम परचेस किए थे टोटल मिला के 2600। उसमें से हम इशू मतलब कंजम्पशन के लिए कितना इशू किए, ये होता है ना इशू मतलब और कंजम्पशन कितना किया, हम इतना परचेस किए थे उसमें से प्रोडक्शन के लिए कितना इशू किए। इशू मतलब यहाँ पे कंजम्पशन के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए कितना डिपार्टमेंट को भेजे, बिकॉज एक परचेस डिपार्टमेंट होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो हम परचेस इतना किए, उसमें से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना इशू किया, ट्रांसफ़र किए कंजम्पशन के लिए। तो मेरा पास स्टॉक कितना बचा होगा, 2600 था, उसमें से 1600 हम इशू कर दिए, तो बचा कितना होगा 1000। ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, अगर रहता तो वो भी ऐड करते। ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस माइनस, बिकॉज स्टॉक कैसे निकालते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस माइनस कंजम्पशन अगर रॉ मटेरियल है। अगर रॉ मटेरियल नहीं है फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेस प्रोडक्शन। अगर मैन्युफैक्चरर है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल। ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल करने से क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। ये सब लिखा हुआ है कि वो लिखने पड़ेगा हमको, लिख दे क्या? स्टॉक कैसे निकालते हैं हम लोग, याद है? अगर फिनिश गुड्स का कैसे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स कितना था, प्लस बनाए होंगे हम लोग, प्रोडक्शन किए होंगे फिनिश गुड्स का, इतना स्टॉक था मेरे पास टोटल। अब कहाँ गया, इससे से लेस कर देते हम लोग सेल। अब जो बाद में कि बचा हुआ यही मेरा पास क्लोजिंग स्टॉक होगा, राइट। फिनिश गुड्स का केस में ही था, इसको नोट कर लेना। ओपनिंग स्टॉक इतना था, प्रोडक्शन किए होंगे, सेल किए होंगे, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया होगा। अभी सेल कहाँ से किए होंगे, यही तो लिफो फीफो है। और डिपेंड करता है अगर हम कौन सा मेथड बोल रहे हैं, हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं, FIFO फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले जो सेल किए होंगे, ओपनिंग स्टॉक को सेल किए होंगे फर्स्ट, उसके बाद इससे सेल किए होंगे। तो मेरा पास जो स्टॉक बचा होगा वो कौन सा वाला होगा, लेटेस्ट वाला बचेगा, राइट। लेटेस्ट वाला मतलब ये तो हम पहले यूज कर लिए होंगे, अब जो बचेगा हम लास्ट से चेक करते करते जाएंगे, नीचे से चेक करते करते जाएंगे। ओके, सेम चीज़ ही अगर हम फीफो का जब लिफो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो करते हैं, तो क्या होगा, लिफो मतलब जो सेल किए होंगे पहले प्रोडक्शन से सेल किए होंगे। लिफो मतलब क्या, प्रोडक्शन से फर्स्ट हुआ हुआ सेल, उसके बाद नेक्स्ट क्या किए होंगे हम, ओपनिंग से किए होंगे, राइट। तो अब इसका मतलब मेरा पास एक क्लोजिंग स्टॉक बचा, वो क्या पुराना वाला बचेगा ना। अगर यहाँ पे मेरा पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, ये कौन सा वाला बचेगा, ओल्ड वाला बचेगा ना। सबसे पहले ओपनिंग वाला कुछ बचेगा, उसके बाद प्रोडक्शन वाला बचेगा, राइट। अब ध्यान से सोचो, अगर हम फीफो मेथड फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करते हैं, तो हम जो सेल किए होंगे ओपनिंग स्टॉक से सबसे पहले सेल किए होंगे, उसके बाद प्रोडक्शन से सेल किए होंगे। तो मेरा पास जो क्लोजिंग स्टॉक बचा होगा वो कौन सा वाला बचा होगा, लेटेस्ट वाला बचा होगा। अगर एग्जांपल लेके करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा पास फॉर एग्जांपल मेरा पास 1000 टन था, ओके, हम प्रोडक्शन किए और 10,000 टन, ठीक है। अब हम सेल किए, सपोज सेल किए हम 8,000 टन, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना हुआ, 3,000। अब माय क्वेश्चन इज दैट से 3,000 कौन सा वाला स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन से कहाँ से आया 3,000, लेटेस्ट वाला। हम कौन सा मेथड फॉलो करें, इफ आई एम यूजिंग फीफो, इफ आई एम फॉलोइंग फीफो मेथड, तो जो सेल किए होंगे 8,000, पहले 1,000 सेल कर दिए होंगे यहाँ से ओपनिंग से, राइट। उसके बाद और 7,000 हम जो सेल किए होंगे कहाँ से, यहाँ से किए होंगे। तो ये जो 3,000 बचा, ये 10,000 का 3,000 बचा, राइट।
तो अगर हम तुमसे पूछे ये 3000 का वैल्यूएशन बताओ तो तुम क्या करेगा, इस 3000 का कॉस्ट क्या आएगा, इसका जो कॉस्ट आ रहा था वही इसका कॉस्ट आएगा एक एक यूनिट का, राइट। सेम चीज़ अगर यहाँ पे हम लीफो फॉलो करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो उसका आंसर क्या होगा, वही 1000 था। सेम क्वेश्चन में यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वाला होगा, इसका मतलब क्या है, अगर हम लीफो फॉलो करते हैं तो हम जस्ट लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये जो 8000 हम सेल किए हुए कहाँ से सेल किए होंगे, ये 10 है, यहाँ पे जो 8000 सेल किए होंगे, यहाँ पे जो 8000 सेल किए होंगे ये आउट ऑफ प्रोडक्शन, आउट ऑफ लेटेस्ट प्रोडक्शन, राइट। तो 10,000 में से 8,000 तो हम इसी में सेल कर दिए, तो अब जो मेरे पास 3000 बचा इसका 2000, ये जो मेरा 3000 बचा, ये जो मेरा 3000 बचा इसका दो पार्ट है ना, प्रोडक्शन का 2000 बचा, ये प्रोडक्शन का, और 1000 तो अभी ऐसे ही बचा हुआ ओपनिंग स्टॉक, राइट। समझ में आया। अब जो मेरे पास, बिकॉज हम लेटेस्ट लीफो फॉलो करें लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला बेचे होंगे, अब 3000 जो बचा कौन सा है, 10,000 में से 8 बेचे, 2000 तो इसका है और 1000 तो इसका है, तो अगर हम तुमसे पूछे कि वैल्यूएशन क्या होगा, तो इसका जो रेट था इसमें मेरा वैल्यूएशन होगा और इसका जो रेट था इसका इसमें वैल्यूएशन होगा। समझ में आया। ये कौन सा था, ये राइट, ये फुली लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, समझ में आया। ये तो तुम्हारा था ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस सेल। अगर ये वाला रॉ मटेरियल होता तो क्या होता, बोलो, अगर ये वाला रॉ मटेरियल होता तो क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था, प्लस क्या परचेस किया होगा, परचेस किया होगा, अब माइनस क्या कंजम्पशन, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इशू, कंजम्पशन किए होंगे कुछ, ठीक है। तो बाद में जो बचा वो तुम्हारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे तो लीफो भी वो सेम चीज फॉलो हो सकता है जो यहाँ पे की, वही एग्जांपल लो, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 1000, परचेस किए हम 10,000 और कंजम्पशन हम किए कितना 8,000, तो मेरे पास स्टॉक कितना बचा 3,000। अब इफ आई आस्क यू कि हम लीफो मेथड फॉलो, सॉरी फीफो मेथड फॉलो किए हैं, ठीक है। फीफो मतलब क्या है, फर्स्ट इन, ये सपोज अगर हम फीफो फॉलो करते हैं तो क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। देखो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या, हम जो कंजम्पशन किए होंगे 8,000, पहले 1,000 को यूज किए होंगे, उसके बाद यहाँ से लिए होंगे, तो 8,000 में से 1,000 यहीं से ले लिए, तो बाकी 7,000 यहाँ से लिए, तो अब जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा 3,000, कौन सा वाला होगा, परचेस वाला होगा। इसका मतलब अगर आप तुमसे पूछे इसका वैल्यू, इसका कॉस्ट क्या होगा, तो मुझे ये जो प्राइस है परचेस किए आप उसी से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो यहाँ पे जो फीफो में जो 3,000 बचा ये कौन सा वाला होगा, परचेस वाला होगा, बिकॉज लेटेस्ट वाला हमेशा बचता है फीफो में, पहले वाला तो चले गए, पहले लेटेस्ट वाला परचेस जो था वही बचेगा, लेटेस्ट वाला परचेस बचेगा यहाँ पे। ये क्या होगा, लेटेस्ट वाला, लेटेस्ट परचेस, लेटेस्ट परचेस बचेगा, लेटेस्ट है, ठीक है, लेटेस्ट परचेस बचेगा। फिर से बता रहे, अगर आप फीफो मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, लेटेस्ट वाला मान ही हमेशा बचेगा तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक में, बिकॉज पुराना वाला तो पहले यूज कर दिया होंगे। तो लास्ट से तुम चेक करके तुम्हें जाना, मेरा पास 3,000 स्टॉक है ना, तो कौन सा वाला होगा, लास्ट से चेक करके तुम्हें जाना है, ओके। अगर यही वाला अगर हम लीफो फॉलो करते, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो फॉलो करते, तो कौन से स्टॉक बचता, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब ये जो लास्ट वाला मटेरियल परचेस किए होंगे हम, वो पहले यूज किए होंगे, तो 8,000 इसी में से यूज किए होंगे, तो अब जो 3,000 मेरा बचा कहाँ से, 1,000 पूरा एज इट इज है और 2,000 यहाँ से, इसका दो पार्ट होगा, एक कुछ ओपनिंग वाला पूरा बच गया कितना 1000, और परचेस से कितना बचा 2,000, तो इसका कमीशन 1000 इंटू उसका जो प्राइस था, ये 2,000 इंटू उसका जो प्राइस था। समझ में आया। इसको फोटो क्लिक कर लो, अच्छे से नोट्स कर लेना, फोटो क्लिक करें, ग्रुप में भेज करें, जो नहीं आया उसका नोट्स में आ जाए। चैप्टर का नाम इन्वेंटरी लिख दो, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन, समझ में आ रहा, तो लीफो फीफो, नो कन्फ्यूजन, समझ से करना, कन्फ्यूजन नहीं हो। अब तो ये जो क्वेश्चन में था तुम्हारा पास, तुम लोग बोला 26,000 रुपये मेरा पास क्या बचा हुआ, स्टॉक बचा हुआ। अब तुम ही लोग बताओ, अगर हम कौन सा मेथड फॉलो कर रही है,
फीफो। अगर हम फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं तो मेरा पास स्टॉक कौन सा बचा होगा? फीफो मतलब लेटेस्ट स्टॉक बचा होगा। तो कौन सा बचा होगा बोलो? प्रोडक्शन मतलब यहाँ पे परचेज वाला बचा होगा। तो कौन सा डेट का स्टॉक बचा होगा? वही तो पूछ रहे हैं, बोलो। दिसंबर 28 वाला बचा होगा, बिकॉज लेटेस्ट परचेस हमेशा बचेगा। तो नीचे से स्टार्ट करके हमको जाना है। हमको चाहिए कितना? 1000। तो 800 दिसंबर 28 का पूरा बचा हुआ है। उसका ठीक ऊपर जाओ, दिसंबर 19 का 200, तो 200 प्लस 800 तो 1000। अब दोनों का अलग अलग रेट है तो मल्टीप्लाई कर दो, 200 इंटू 60, 800 इंटू 47, बस हो गया, कहानी ख़त्म। ठीक है, इस तरह से तुमको क्वेश्चन में समझ आएगा, वैल्यूएशन करना है। अंडरस्टूड? बस तुमको ये दिमाग में रखना है, वो करना कौन सा? फीफो मेथड। तो फीफो मेथड मतलब इतना सा फीफो मतलब पहले जो आया होगा पहले चले गया है। तो मेरा पास जो स्टॉक बचा हुआ लेटेस्ट वाला, तो हम नीचे से खोजते जाए कौन सा बचा होगा। ओके, तुम नीचे से लेटेस्ट जो है उससे सर्च करते करते ऊपर नीचे से ऊपर जाना तुमको है। 800 प्लस 200 प्लस ऊपर जाना था। ओके, तो यहाँ पे 800 बचा होगा और 200 बचा होगा, राइट। बिकॉज पहले वाला तो पहले ख़त्म कर दिए होंगे जो हम लोग एग्जाम्पल में देखें। लेटेस्ट परचेज वाला हमेशा फीफो मतलब लेटेस्ट परचेज वाला तुम्हारा पास आना चाहिए। अगर एक परचेस आइटम है तो रॉ मटेरियल है, तो प्रोडक्शन है तो लेटेस्ट प्रोडक्शन वाला जाएगा यहाँ पे। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट आ जाओ, सेम एग्जाम्पल ही अगर हम करते हैं। अच्छा, सेम एग्जाम्पल अगर हम करते हैं, सपोज इसमें क्या होगा, लीफो में क्या होगा? सेम एग्जाम्पल, लीफो में 1000 रुपये वहाँ पे ही बचेगा, 1000 स्टॉक। तो लीफो में अगर हम जाते हैं कौन सा होगा बोलो तो? 1000 में तो दिसंबर 4 का 900 पूरा, और उसका दिसंबर 10 का 100। 400 में से 100 आएगा, 400 नहीं आएगा, 100 आएगा। तो 900 इंटू 50, फिर क्या होगा? 100 इंटू 55। समझ में आया? क्लियर? तो लीफो में जाएंगे तो क्या होगा? ओल्ड स्टॉक वाला पहले आएगा, तो ऊपर से स्टार्ट करना मेरा पास। ओके, क्योंकि लेटेस्ट वाला तो हम बेच दिए होंगे या फिर यूज़ कर लिए होंगे, तो ऊपर से स्टार्ट करना है। चलो अब नीचे देखो, लीफो वाला का नेक्स्ट। सेम इन द प्रीवियस एग्जाम्पल एज्यूम द फॉलोइंग इशूज़ वर मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। 5, 20, 29, ठीक है टोटल। तो टोटल कितना? 1600 किए हम लोग, ठीक है। देखो, अगर डेट वाइज तुमको दे दिया तो तुमको नीचे जो लेजर दिख रहा है स्टेटमेंट, इस तरह से बनाने पड़ेगा। पहले वाला क्वेश्चन में तो डेट वाइज नहीं दिया था, यहाँ पे डेट वाइज दिया हुआ है, तो तुमको डेट वाइज ही करने पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, कि सबसे पहले तुमको क्या करने का, जो ऊपर का सम से नीचे का सम से कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक ही सम से कंटिन्यूएशन है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, नीचे फॉर्मेट दिख रहा है तुमको, सोल्यूशन में जाओ, 4.69 पेज में डेट वाला एक कलम है, एक रिसीप्ट वाला कलम है। रिसीप्ट मतलब जो हम परचेस किए होंगे। अगर ये प्रोडक्शन वाला है तो प्रोडक्शन वाला में आएगा। नॉर्मली रॉ मटेरियल का बात करें यहाँ पे, रिसीप्ट मतलब प्रोडक्शन परचेस जो हम किए होंगे, अलग अलग डेट का परचेस किए होंगे हम लोग। ये था तुम्हारा रिसीप्ट। अब क्या इशूज़ मतलब क्या, जो यूज़ करने के लिए हम भेज दिए, कंजम्पशन। अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक क्या बचेगा? रिसीप्ट माइनस इशू। इतना रिसीप्ट था, इतना इशूज़ हो गया तो माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट बार तो 4 तारीख को 900 परचेस किए थे हम, 900 इंटू 50, 45,000। इशू था क्या? 4 तारीख का डेट में कोई इशू नहीं था, नील। तो मेरा पास बैलेंस कितना बचेगा? 900। तो 900 इंटू 50 वही 45,000 ही बचेगा बैलेंस इन्वेंट्री का। हर डेट इन्वेंट्री का बैलेंस तो हर रोज़ का होगा ना मेरे पास। अब यही वाला फिर से मेरे पास, अब 5 तारीख को क्या हुआ, फिर हम देखो इशू किए। देखो नीचे वाला सम्स जो था 3 नंबर वाला सम्स में इशू कर दिया है। 5 तारीख को इशू किए तो माइनस यूज़ किए, कहाँ से यूज़ किए होंगे हम? यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो यहाँ पे तो 5 तारीख का डेट में तो कुछ है नहीं, 900 ही है। तो 900 से हम 500 यूज़ किए होंगे हम। ठीक है, तो 500 यूज़ किए होंगे। अब मेरा पास बैलेंस कितना बचेगा? 400। किससे माइनस करें? वो जो मेरा ओपनिंग था ना 900, उससे माइनस हुआ 500, तो 400। इसका वैल्यूएशन कितना होगा? 50 में ही होगा। जो 50 में परचेस किया तो वही वाला माल ही मेरा पास सही बचा हुआ है ना, तो 50 में वैल्यूएशन होगा, राइट। अब फिर से आ जाओ, देखो 10 तारीख को आओ, समझ में आया? 10 तारीख को देखो 400 परचेस किए, उसका रेट कितना था? 55 रुपया करके था, 22,000। अब उस डेट में कोई इशू नहीं किए। अब देखो मेरे पास स्टॉक क्या आएगा, एक तो ये 400 है प्लस पुराना वाला 400 था, 2 स्टॉक है, टोटल 800 है, बट दोनों का रेट अलग अलग है, तो अलग अलग तुमको लिखना है यहाँ पे।
400, एक 50 वाला ओपनिंग वाला, और एक जो 400 है इस आज का डेट का जो परचेस किया, दो अलग अलग हुआ। फिर आ जाओ तुम 11 तारीख को, रिसिप्ट कितना 355 करके। अब कोई यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, उसका भी रेट अलग है, तो सबका अलग अलग यहाँ पे लिखा 400 400 300। ओके, फिर आ जाओ 20 तारीख को। अब क्या किया हम, इशू किए होंगे, देखो तुम्हारा क्वेश्चन है 20 तारीख का दिया होगा 600 इशू किए हम, 600 और हम कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, हम लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर हम 600 इशू किए होंगे तो सबसे पहले कौन सा हम इशू कौन सा यूज़ करेंगे, जो लेटेस्ट परचेस किए होगा 19 तारीख का, कितना था उसका 200 है, तो मैक्सिमम 200 ले सकते हैं। तो 200 इंटू प्राइस कौन सा लेंगे, 60 रुपया, जो परचेस प्राइस था वही है। अभी भी आपको चाहिए 400, आप ठीक ऊपर जाओ तो ऊपर में 300 है, वो 300 ले सकते हैं हम, तो 300 आ गया। अभी भी हमको चाहिए कितना 100, ठीक ऊपर जाओ, फिर 10 तारीख वाला जो 400 था उसका तो माल बचा हुआ अभी भी, तो उसका 100 यूज़ कर लिए। अब जो तुम्हारा पास स्टॉक बचा हुआ होगा तो कौन सा वाला होगा, ओपनिंग वाला जो तुम्हारा 400 था वो पूरा पूरी होगा, उसका 10 तारीख का 300 था बचेगा ना, 100 यूज़ के 300 बचेगा 10 तारीख का, समझ में आ रहा है। तो ये वाला तुम्हारा स्टॉक बचा। अगेन 28 तारीख को फिर से हम रिसीप्ट किए तो ऐड हो जाएगा, अब मेरा स्टॉक में 400 300 था प्लस 800 और ऐड हो जाएगा। अगेन 29 तारीख को 500 हम इशू किए, तो ये जो 500 इशू किए कहाँ से करेंगे, 28 तारीख वाले जो परचेस किए थे ना 800, उसी से किए होंगे, राइट। तो अब मेरा पास जो स्टॉक बचेगा 400 और 300 पुराना वाला तो था ही, प्लस 800 का 300 कम हो गया 300 आ जाएगा, ये मेरा स्टॉक है। अगर डेट वाइज बोलेगा तो इस तरह से हम वैल्यूएशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करें, लीफो मेथड है, मतलब हमेशा ओल्ड वाला ही आ रहा है मेरा पास बैलेंस में, लेटेस्ट परचेज वाला पहले यूज़ कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस टाइप का सम्स देगा तो कर लेंगे टेबल फॉर्मेट में। अगर एक जैसे ऊपर वाला ऐसे दिए थे एक बार में ओरली करने का है तो ओरली हो जाएगा, ठीक है। समझे नहीं, बोलो। हाँ, दिसंबर 20 को जो इशू किया, बोलो। हाँ 600 इशू किया ना, तो 600 कहाँ से लिया होगा, पहले लेटेस्ट वाला से लिया होगा। लेटेस्ट वाला कितना था, 19 दिसंबर वाला था 200, तो अभी भी तो नहीं हुआ ना, और चाहिए तो उसको, तो क्या किया होगा, पुराना डेट का किया होगा 11 तारीख का 300, अभी भी चाहिए 100, कहाँ किया होगा, पुराना डेट में किया 10 तारीख वाला 400, इस तरह से किया ना, बैक करते 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 किया, ठीक है। वो सबका अलग अलग प्राइस है ना यहाँ पे, तो बैक करते करते जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो एक इस टेबल फॉर्मेट भी बोलेगा तो हम लोग कर पाएंगे। तुमको जब इशू जब करोगे तुम चेक करना कौन सा वाला इशू कर रहे हो, तो उसी का क्वांटिटी उस हिसाब से, प्राइस भी उस हिसाब से होगा। फिर जो वैल्यूएशन होगा, मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तो वो भी देख लेना कौन सा वाला बचा हुआ है, ओपनिंग वाला हमेशा बचेगा, मतलब उल्टा ऊपर से आना है तुमको, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, नहीं प्रैक्टिस करना समझ में नहीं आएगा, कंसेप्ट याद रहेगा। लीफो हम कर रहे हैं तो लेटेस्ट वाला पहले यूज़ कर ले होंगे तो ऑब्वियसली बात है क्लोजिंग स्टॉक में ऊपर वाला ही बचेगा, ठीक है। अगर फीफो किए होंगे तो फर्स्ट वाला पहले यूज़ कर रहे होंगे हम लोग, तो लेटेस्ट वाला ही हमेशा क्लोजिंग स्टॉक में बचेगा। सेम सम्स जो है ना, इसी सम्स को तुम लीफो में भी करना, फीफो में भी करना, जो लेजर फॉर्म में जो अभी हम लोग किए हैं, ठीक है। अब जो एक मेथड होता है सिंपल एवरेज, ये तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। हम क्या करेंगे, जो मेरा परचेस प्राइस होगा, जैसे ऊपर का केस में देखो तुम्हारा परचेस प्राइस क्या था, कभी 50, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ, परचेस प्राइस क्या था 50, 55, 55, 60, 47, के बार परचेस किया हम लोग, 5 बार, राइट। तो 5 परचेस प्राइस को ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स परचेस किए, तो 5 करने से सिंपल एवरेज प्राइस आ गया। आप जब इशू करेंगे तुम कहीं लीफो फीफो का दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, तुम इशू करो ए वाला प्राइस को तुम मल्टीप्लाई करो, दिस इज सिंपल एवरेज प्राइस। देखो क्या है, 50 से लेकर 47 तक तुम परचेस प्राइस था, डिवाइडेड बाय 5, 5 बार 5 डेट का है तो 5 किया, तो सिंपल एवरेज प्राइस क्या है 53.4। अब हम इशू कितना किए थे, जितना भी किए थे, मेरे पास स्टॉक कितना बचा 1000, तो 1000 का वैल्यूएशन उसी सिंपल एवरेज प्राइस में होगा, 53.4 पे होगा, बस सिंपल, ठीक है। देखो एक जगह में तीनों को समझाने की कोशिश किया है, सपोज लीफो फीफो एंड सिंपल एवरेज प्राइस को समझाने की कोशिश किया। सपोज यूनिट रिसीव किया 10 जनवरी को 500 यूनिट 50 रुपये करके, दिख रहा है क्वेश्चंस। 15 जनवरी को 500 यूनिट 60 रुपये करके, और यूनिट इशू किए हम 20 जनवरी को 500। तुम्हारा पास बोलो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा, 500 प्लस 500 माइनस 500 करने से 500 ही बचेगा,
ना, 1000 था, 500 यूज़ किया तो 500 बचेगा। अब इफ़ आई आस्क यू, तो फीफो मेथड हम फॉलो किए हैं, तो तुम्हारा बताओ फीफो मेथड में तुम्हारा पास जो स्टॉक बचेगा कौन सा वाला स्टॉक बचेगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो कौन सा वाला बचेगा? लेटेस्ट वाला बचेगा। लेटेस्ट वाला कौन सा? 15 जैन वाला बचेगा। तो 15, तो उसका वैल्यूशन कितना? 50 इंटू 60, 500 इंटू 60। यही वाला अगर लीफो होता तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लेटेस्ट वाला तो पहले यूज़ कर लिए होंगे, तो यहाँ पे स्टॉक कौन सा वाला बचता? पूरा 10 जैन वाला। तो क्या था? 500 इंटू 50 इसका वैल्यूशन होता। दोनों का डिफरेंस समझ में आया? यही वाला अगर हम सिंपल एवरेज करते क्या, तो 50 प्लस 60 बाई 2, 50 प्लस 60 बाई 2 करो, कितना आता? 55 रुपया। तो 55 इंटू 500 करते हम, ठीक है? समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट क्लास में लोग वेटेड एवरेज सीखेंगे, तो बाकी जो है तुम लोग एक काम करना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 तुम लोग घर पे ट्राई करना, ये आज जो हम लोग सीखे उसी के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी सिंपल से सम्स है, ये देख कर आना। क्वेश्चन नंबर 6, 7 इन्वेंट्री टेकिंग, क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 ये सब देख कर आना। हम लोग संडे इशू करा के पहले इशू कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पार्टनरशिप वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है?